नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो ग्राहक और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। जागो ग्राहक में आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के अटैक के बारे में। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम केसेस जो हैं वो वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो रहे हैं। साइबर केसेस, साइबर क्राइम के केसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं कि लोगों को अंत में सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वो फंस जाते हैं, कभी या तो किसी तरह के मनी टैप में वो फंस जाते हैं, या फिर उनकी फोटोज का मिसयूज किया जाता है, या फिर किसी तरह के उन्हें ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनाया जाता है और व्यक्ति के पास फिर बचने का कोई रास्ता ही नहीं रहता है। आखिर क्यों ये साइबर क्राइम के केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, क्या वजह है इनके पीछे और क्यों साइबर क्राइम आज के डेट में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है जिस पर बात करना, चिंतन करना, मंथन करना और इसके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इस रिपोर्ट के जरिए सुनिए। फिर उसके बाद एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे और जो आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। फोन के इस्तेमाल से हमें जितनी सहूलियत मिली है उसके लिए टेक्नोलॉजी का जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। जब से फोन में इंटरनेट आया और फोन अपने फीचर्स की बदौलत स्मार्टफोन बन गया, तब से फोन से ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिन्हें करने के बारे में कभी सोचना भी नामुमकिन सा ही हुआ करता था। देश में जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल अधिक होता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम भी लेकिन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर निजी डेटा चोरी होना और ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट भुगतान में लोगों के साथ बहुत फ्रॉड होता है। इस तरह के क्राइम को साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। आए दिन साइबर क्राइम के बारे में सुनने को मिलता रहता है और तो और साइबर क्राइम की दुनिया में एक नया तरीका ट्रेंड में है। इसमें आपके क्लोज फ्रेंड के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है। इसे क्लोन आईडी भी कहते हैं। फिर मैसेज भेजकर इमरजेंसी के नाम पर पैसा मांगा जाता है। फर्जी प्रोफाइल में फोटो से लेकर इंफॉर्मेशन तक सब कुछ एक जैसा ही डाला जाता है, जिससे लोगों को जरा भी शक नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए भी आज कई तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाना। साइबर क्रिमिनल लड़की की फर्जी आईडी बनाकर पहले बात करते हैं और बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन नौकरी के लिए लिंक पोस्ट करते हैं जिन पर क्लिक करने पर लोगों को ठगा जाता है। साथ ही ऑनलाइन लॉटरी के भी फर्जी लिंक पोस्ट किए जाते हैं और आजकल फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके व्यक्ति के दोस्तों से मदद के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। इस तरह कई प्रकार से सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अपराध किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम लोगों के खातों को खोखला करता जा रहा है। साइबर क्राइम का आंकड़ा आए दिन बढ़ता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा शिकायतों का जमावड़ा साइबर क्राइम का होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब ऑनलाइन का काम बंद कर देना चाहिए या फिर अनजान मैसेज आने से पहले सीधा पुलिस के पास जाकर उसकी जांच करवानी चाहिए। आप भी इससे सतर्क रहें, सचेत रहें। तो जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यस ऑफ कोर्स। और जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया से ही जन्म लेता है साइबर क्राइम, जिसका आज हम जिक्र करेंगे। साइबर क्राइम से कैसे आप बच सकते हैं, कैसे खुद को सावधान होकर आप रह सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। ऋषिपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार ऋषिपाल जी। ये एक लाइव प्रोग्राम है और जैसे कि हमारे दर्शक भी जानते ही हैं कि लाइव प्रोग्राम है और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत कार्यक्रम की हमारे दर्शकों की समस्याओं के साथ ही करते हैं क्योंकि लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, स्वागत है आपका। हेलो जी, सवाल कीजिए और अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश है। जी ओम प्रकाश जी, सवाल करें। मैडम, मेरे को तो ये पोस्टर की दवाई के बारे में बात करनी थी। किस चीज के बारे में? पोस्टर। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। किस चीज के बारे में आप बात करना चाहते हैं? पोस्टर के लिए, मेरे को पेशाब की परेशानी के लिए। मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगी ओम प्रकाश जी, ये हेल्थ शो नहीं है, ये जागो ग्राहक का कार्यक्रम है जिसमें आज हम साइबर क्राइम पर बात कर रहे हैं। आप हेल्थ शो में जरूर हमारे साथ कनेक्ट कीजिएगा। बहुत बहुत माफी चाहूंगी मैं उसके लिए।
और कोई अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो ज़रूर जुड़ सकता है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। बट प्लीज़ आप तभी कॉल करें जब आपकी साइबर क्राइम से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो। ऋषिपाल जी आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आपकी प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अपना नाम बताएं। हाँ मैम, मेरा नाम इंतखाब आलम है जी, सवाल कीजिए। मैं गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे पास कुछ मैसेज आते हैं जिसमें लिंक दिया होता है, तो हम कैसे जाने कि ये फर्जी लिंक है या ओरिजिनल है? जी देखिए, जो भी लिंक आपके पास आते हैं वो संबंधित हो सकते हैं, किसी न किसी बैंक से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जब भी आपको किसी चीज़ का लिंक आता है और उस लिंक को अगर आपको कहा जाता है कि आप लिंक को क्लिक कीजिए और आगे आप फॉरवर्ड कीजिए या आगे नेक्स्ट जाइए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर वो बैंक से रिलेटेड है या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, तो आप सबसे पहले उसको अपने फ़ोन को काट के उस लिंक पे जो भी आपका अपने पास जो आपका मैनेजर है या आपका पर्सनल मैनेजर है, आप उनको एक बार कॉल कीजिए, कंफर्म कीजिए कि क्या उन्होंने कोई ऐसा लिंक आपके पास भेजा है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप उस लिंक को क्लिक कीजिए। क्योंकि अगर आप एक बार क्लिक कर देते हैं तो जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो जो हैकर होता है, वो जो चीटर होता है, उसके पास शेयर हो जाती हैं। तो किसी भी लिंक को बिना सोचे समझे आप क्लिक ना करें और उसको नेक्स्ट ना करें, उसको फॉरवर्ड ना करें, क्रॉस चेक जरूर कर लें उसके लिए। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल हमारे दर्शक ने पूछा था, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है कि हमारे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं और हम समझ में नहीं कर पाते हैं कि ये मैसेज हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, हमारी मदद के लिए है, सहायता के लिए है, या फिर किसी तरीके का फ्रॉड है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल आपका है तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। लाइव प्रोग्राम है, नंबर्स आपके सामने हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं ऋषिपाल जी आपसे पूछना चाहूँगी, आज की डेट में ये साइबर क्राइम केसेस इतनी तेज़ी के साथ आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ वर्षों के अंदर हमने देखा है हमारे देश के अंदर टेलीकम्युनिकेशन की एक क्रांति सी आ गई है। लोगों के पास लगातार जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स हैं हर व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं। जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं वो डाटा भी भरपूर मात्रा में दे रही हैं। तो ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल करना, एक ग्राहक के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ही जो साइबर क्राइम करने वाले लोग होते हैं वो इसी साइबर क्राइम को इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो लोगों के साथ अपराध करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आज फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप जैसे देख रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति पिछले कुछ समय हमने देखी, तो उसके अंदर भी लोगों ने अधिकांश कोशिश की कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाए। तो स्पेशली जो अर्बन एरियाज़ हैं उसके अंदर बहुत से लोग हैं जो अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी संख्या के अंदर लगातार हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। लेकिन हम कैसे अपनी डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ सुरक्षित रख सकते हैं ताकि हम किसी भी तरह के साइबर क्राइम का शिकार ना हो, ये भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक है, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका, वेलकम जी। नाम बताएं अपना। हेलो जी, नाम बोलिए। सॉरी, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। अपना नाम एक बार फिर से दोहराएं। विनीत शर्मा। विनीत, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आजकल ये क्राइम हो रहे हैं साइबर, तो इसमें अब हम अगर जो कंप्लेन करते हैं पुलिस कोई ऐसा नहीं लेती है, और कोर्ट में अगर जो हम जाते हैं तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें पहले हम केस फाइल करेंगे, फिर हमें डेट मिलेगी, ये हमारे वकील साहब भी बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, तो कोई एक ऐसा प्रोसेस होना व्हाट्सएप पे उससे हम कंप्लेन करते, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, तो क्या है तो क्या नहीं, कि सरकार इस चीज के लिए काम करती है कि ये ऑनलाइन है। देखिए विनीत जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो आप जान लीजिए साइबर क्राइम से रिलेटेड इस समय नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल मौजूद है। आप घर बैठे अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ हुई है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पे घर बैठे साझा कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत डेट लगेंगी। कोई भी क्राइम होता है, क्राइम के आप केवल इन्फॉर्मेंट होते हैं, उसके बाद जो सरकार है या स्टेट है उसको देखना है कि उस क्राइम को करने वाले किसी भी अपराधी को कैसे सजा तक पहुंचाया जाए।
तो आपका जो काम है अपनी कंप्लेंट को आपको फाइल करना है, चाहे कंसर्न पुलिस स्टेशन में कीजिए, साइबर क्राइम में कीजिए, या नेशनल जो साइबर पोर्टल है वहाँ कीजिए। उसके बाद सरकार और पुलिस ये कोशिश करती है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन करके, अगर थोड़ा समय आप धैर्य रखें तो आपकी इन्वेस्टिगेशन करके वो खुद एफआईआर दर्ज करेंगे, और उसके बाद जो सरकारी वकील है, जो प्रोसिक्यूशन है, वही आपके केस की लड़ेगा। तो आपको ये चिंता नहीं करनी कि उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, या आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या आपको लगातार उसकी कोर्ट की लाइन में लगना पड़ेगा। होप आपको आपका सोल्यूशन मिल गया होगा। एक और दर्शक है, उनसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मैं बिंदु शर्मा एडवोकेट बात कर रही हूँ रोहिणी कोर्ट से। सर, हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। 80,000 रुपीज हमारे अकाउंट से ऑनलाइन अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन के द्वारा उन्होंने हमारे अकाउंट से पैसे हैक कर लिए थे, निकाल लिए थे। तो मैं सर ये जानना चाहूंगी, जैसे मैंने एसबीआई में कंप्लेंट करी है और बैंक ऑथराइज जो ऑफिसर्स होते हैं उनको रिटर्न में कंप्लेंट करी है, और बेगमपुर थाने में रिटर्न में कंप्लेंट करी है, साइबर क्राइम सेल में भी कंप्लेंट करी है नेशनल में सर, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कोई पैसे भी रिफंड नहीं किए गए हैं। देखिए मैडम, जो आपने कंप्लेंट करी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है साइबर क्राइम को आप समझिए कि साइबर क्राइम जब होता है, आप मान लीजिए दिल्ली बैठे हैं तो क्राइम करने वाला हो सकता है नागपुर बैठा हो या कन्याकुमारी बैठा हो। तो जो पुलिस का जो सिस्टम है, जब पुलिस के पास हम कंप्लेंट करते हैं तो उनको भी थोड़ा समय चाहिए होता है कि जैसे अगर आपने कंप्लेंट करी है तो उस कंप्लेंट को वो देखेंगे कि किस नंबर से कंप्लेंट आई है, उस नंबर का लोकेशन कहाँ पर है, उसका लोकेशन जहाँ पर है उसकी कंसर्न पुलिस स्टेशन जो है, कंसर्न जो साइबर सेल है, वो वहाँ पर उसको फॉरवर्ड करेंगे, वहाँ से फिर रिप्लाई आएगा। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि जब भी आप कोई कंप्लेंट करते हैं तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, जब उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, कल को उनको अपराधी को पकड़ना भी है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे भी करने हैं और कोर्ट में उसको पेश भी करना है, जज के सामने पेश भी करना है कि ये सबूत हैं, इन सबूतों के आधार पर इस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाए या इस व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल चलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस एजेंसी है वो थोड़ा समय लेती हैं कि थोड़ा समय लिया जाए, उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाए, प्रॉपर तरीके से उसको पकड़ा जाए, और फिर बहुत हद तक संभावना है कि आपका पैसा भी जो है उस अपराधी से वापस आपके पास आएगा। तो उम्मीद है अब आपको करना क्या है वो आपको समझ में आ गया, और थोड़ा सा सब्र रखें। पर ये ज़रूर हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे दर्शकों का विश्वास ये है कि वो खुद अधिवक्ता हैं, बावजूद इसके उन्होंने हमारे कार्यक्रम पर विश्वास किया, हम पर विश्वास किया और सलाह लेने के लिए हमें कॉन्टैक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो जुड़ रहे हैं, तो बिना समय गंवाते हुए उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बोलिए। मेरा नाम मेघराज काटमावाला है, मैं सूरत से बोल रहा हूँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे साइबर क्राइम के बारे में हमारे पास भी बहुत से कॉल आते हैं, कभी बोला LIC से आपको ये मिलने वाला है, इससे ये मिलने वाला है। तो जो भी ये फ्रॉड करता है साइबर क्राइम, ये कोई न कोई एजेंसी होती है और किसी न किसी के खाते में पैसा जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट के लिए या एजेंसी कहिए उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाती है? देखिए, गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो लगातार उनके ऊपर एक्शन ले रही हैं। आप समझिए सरकार के पास जो भी एक मैकेनिज्म होता है, जो भी वर्कफोर्स होती है, वो इन जो अपराधियों के मुकाबले में थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है। लेकिन हम एक ग्राहक के रूप में, एक नागरिक के रूप में, जब भी कोई अपराध होता है हमें उस अपराध को तुरंत जो है उसको रजिस्टर करना है। तो थोड़ा समय लगता है, सरकार अपने मैकेनिज्म में काम करती है, जो डिपार्टमेंट है काम करता है, और बहुत जल्दी हमने देखा भी है लोगों के जो पैसे होते हैं वो वापस भी आते हैं, अपराधी पकड़े भी जाते हैं। लेकिन इन सब में क्योंकि प्रोसीजर है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा सब्र कीजिए और कोशिश जरूर कीजिए अपने आसपास के जितने लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको साइबर क्राइम से रिलेटेड जो गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको भी आप ये जागरूक कीजिए कि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो तुरंत कंसर्न पुलिस स्टेशन के अंदर या साइबर सेल के अंदर लोगों को इत्तला करें और उसकी कंप्लेंट करें। चलिए, नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, नाम बताएं। जी, मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव है। जी, सवाल करें। जी मैम, मेरा ये सवाल था कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, तो मेरे भैया के साथ साइबर क्राइम का फ्रॉड हुआ था। दरअसल उन्होंने एक अनजाने नंबर से कॉल आया था, उसने मेरे नीचे का रेंटर होने का बात कहा और उसने मेरे साथ 30,000 का उसने फ्रॉड किया है मेरे। तो मैम, जैसा कि हमने एक प्रोसीजर होता है कि हमने कॉल की, साइबर क्राइम FIR वगैरह सब किया, बट पुलिस ने वो एग्री नहीं हुई, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया।
और वो जो जिनके जिस नंबर से कॉल आई थी उसमें फिर बाद में वो एक्टिव भी हुआ था। मेरा तो यही है कि क्या यूपी पुलिस जो ये चीज के लिए सही है, मतलब वो अपराधी को पकड़ सकती है या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था। देखिए हमारी साइबर सेल इतनी डेवलप हो गई है? नहीं, साइबर सेल हमारी डेवलप है। ऐसा नहीं है कि साइबर सेल अपराधी को पकड़ने की कोशिश नहीं करती। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन सारे मैकेनिज्म में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बावजूद उसके अगर आपको ये लगता है कि साइबर सेल या कोई भी पुलिस अधिकारी है, आपने उसको कंप्लेंट दी है और उसके बावजूद वो आपके एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में आप जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है उस मैजिस्ट्रेट के पास उस कंप्लेंट को लेके जा सकते हैं, अपने कंप्लेंट केस को फाइल कर सकते हैं और मैजिस्ट्रेट उनको ऑर्डर दे सकता है कि जब आपके पास ऑलरेडी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, एक संज्ञेय अपराध की आपको जानकारी दी गई कि अपराध हुआ, चीटिंग हुई, आपने उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी, अपराधी को क्यों नहीं पकड़ा। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए आप कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करते हैं, तो वो कोर्ट उनसे पूछेगा, अगर दूसरी डेट तीसरी डेट पर अगर एक डेट पे वो कहते हैं थोड़ा समय और चाहिए, तो दूसरी डेट पर जवाब देना पड़ेगा कि उस अपराध में अपराधी को पकड़ने के लिए असल में उन्होंने क्या किया। तो अल्टीमेटली चाहे थोड़ा समय लगे लेकिन अपराधी पकड़ा जाएगा। तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए, यकीनन अपराधी पकड़ा जाएगा। थोड़ा सब्र रखना होता है, ये नहीं कि आपने आज कंप्लेन की तो 2 दिन बाद अपराधी पकड़ में आ गया। ऐसा होता भी है, कई बार कुछ घंटों में भी पकड़ में आ जाता है, बट कई बार कुछ चीजें टाइम ले लेती हैं क्योंकि उसे ट्रैक भी करना होता है। नेक्स्ट कॉलर से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, नाम बताइए अपना। मैं जिला बरेली से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जी। जी मैम, मैं ये जानकारी चाहता हूँ, जैसे कि अभी हमारे साथ भी कोई भी घटना हुई, किसी ने हमको मारा, हमने एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में कोई नेता कोई सोर्स लगा दे अपनी, तो उस चीज में पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? देखिए, अगर आपने एफआईआर दर्ज करा दी है, उसके बावजूद पुलिस आप पे कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आपको अधिकार है कि आपका जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है, जो इलाका मैजिस्ट्रेट है, आप उसके पास कंप्लेंट लगा सकते हैं कि मैंने एफआईआर फला डेट को जमा कराई थी या फला डेट को मैंने एफआईआर कराई थी, लेकिन उसको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, या मेरे केस में क्या हुआ है। तो आप ऐसी जो याचिका है, एप्लीकेशन है, वो इलाका मैजिस्ट्रेट जो होता है, कंसर्न मैजिस्ट्रेट जो होता है, उसके पास लगा सकते हैं और वो पुलिस अधिकारी से पूछ सकता है कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी, ये अपराध किया गया था, तो इसमें आपने अपराधी को अब तक क्यों नहीं पकड़ा, या आपने अब तक क्या कार्रवाई करी है इस पर। चलिए, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करेंगे, आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। ऋषिपाल जी इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहेगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करें आज हम साइबर क्राइम पे, और लगातार दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात करना चाहते हैं, तो बिना देर किए दर्शकों के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात करेंगे। हेलो, स्वागत है आपका। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? स्वागत है आपका, नाम बोलिए। चलिए, शायद संपर्क हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। ऋषिपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। ऋषिपाल जी, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े और एक कॉमन प्रॉब्लम मैं यहाँ पर उठाना चाहूंगी, क्योंकि कई दर्शकों ने ये सवाल पूछा कि हमारे केसेस बहुत लंबे पेंडिंग चले जाते हैं, अपराधी को पकड़ा नहीं जाता है, तो ये इतना टाइम टेकिंग प्रोसीजर क्यों है? देखिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो पुलिस एजेंसी है, उनको ना केवल अपराधी को पकड़ना है, बल्कि अपराधी को अपराध करने संबंधित जितने एविडेंसेस हैं, जितने सबूत हैं, वो भी कलेक्ट करने हैं, क्योंकि उन एविडेंस के साथ ही उस अपराधी को पकड़ने के बाद जब वो मजिस्ट्रेट के सामने या कंसर्न जज के सामने पेश करते हैं, तो जज को बताना पड़ता है कि इस अपराधी के खिलाफ ये एविडेंस है, क्योंकि पुलिस को कल वो केस प्रूव भी करना है। तो इस स्थिति में जब इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन में जनरली आप जानते हैं हमारे देश के अंदर जो पुलिस बल है वो हमारी जनसंख्या के मुकाबले में थोड़ी कम है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा समय का बढ़ जाना, तफ्तीश में को थोड़ा लंबा हो जाना, ये बहुत थोड़ा सा एक दुखद है। लेकिन हम कोशिश करते हैं, पुलिस ये कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ सके और पकड़ने के साथ वो सबूत भी इकट्ठे करे, जिससे कि उसको अपराधी को सजा दिलाई जा सके। दुखद है, लेकिन लाजमी सी बात भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैन पावर की भी यहाँ पर कमी। दूसरा कई बार क्या होता है, साइबर जो क्राइम आप देखते हैं, साइबर क्राइम जैसे दिल्ली में आप बैठे हैं, क्राइम करने वाला बैठा है नागपुर में या कहीं और कर्नाटक बैठा है, जी, तो वो लोग जब तक आप वहाँ ट्रैक करते हैं तब तक वो अपनी लोकेशन चेंज कर जाता है। तो और दूसरी बात है कि जो साइबर टूल्स है जिनसे अपराध होता है, वो अपराध भी इतने सस्ते और बहुत इजीली अवेलेबल है। एक फ़ोन नंबर चाहिए आपको, आप 50-100 रुपए के अंदर फ़ोन नंबर कहीं से ले सकते हैं, आप एक ईमेल आईडी कहीं से बना सकते हैं, अकाउंट भी बहुत इजीली खुल सकता है। तो ये सारी जो टूल्स हैं वो बहुत ईजी हैं,
तो इसलिए उनको जब ट्रैक करता है, ये सब इन्वेस्टिगेशन करने में जो पुलिस अधिकारी जो होता है उसको थोड़ा समय लगता है। इसलिए थोड़ा सा एक शिकायतकर्ता को लगता है कि भाई हम समय लग रहा है, अपराधी को पकड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन देर सवेर जो है अपराधी पकड़ा जाता है। चलिए एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए और सवाल। जी मैम मेरा नाम आलम है। जी मेरे अकाउंट से मैम 75,000 रुपए निकाल लिए हैकर्स ने। जी मैम उन्होंने ओरिएंटल का खाता था मेरा। तो आलम जी, आपने अपने कंसर्न बैंक को तुरंत बताया कि आपके 75,000 रुपए निकल गए? जी सबसे पहले अगर किसी भी ग्राहक ओरिएंटल का खाता था, उन्होंने कहा मैं पीएनबी का मैनेजर बोल रहा हूँ और आपका खाता बंद हो जाएगा, और अगर आपने जो है ये चीजें हमें नहीं दी तो आपको या तो बैंक आना पड़ेगा, और या ये चीजें आप हमें दे दी तो हम ऑलरेडी इसको एक्टिवेट कर देंगे। नहीं, आपको जब ये जानकारी अपराध की हुई तो आपने उसके तुरंत बाद जो आपका कंसर्न, आपका जो बैंक था, वहां जाके शिकायत करी आपने? जी मैम सर मैंने की है। जी, तो वो शिकायत कितने दिन बाद करी आपने? मैं साइबर सेल में गया तो उन्होंने कहा कोर्ट में जाइए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, में गया तो उन्होंने कहा कि आपने बैंक में शिकायत की थी? ओरिएंटल में आपका खाता है तो ओरिएंटल में शिकायत की थी? जी मैम वो ओरिएंटल जो है वो पीएनबी में हो गया, मैं फिर वहां गया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप जो है साइबर सेल में जाकर देखिए, एक तो अगर आपके बैंक की गलती से आपके पैसे निकल गए हैं तो आप आरबीआई के अंदर भी कंप्लेंट कर सकते हैं अपने बैंक की कि गलती मेरी नहीं थी, बैंक की नॉर्म्स की गलती थी, बैंक के अधिकारी की गलती थी, बैंक की गलती थी, इसमें कोई मेरी गलती नहीं थी। आप अगर आरबीआई में कंप्लेंट करेंगे तो भी बहुत हद तक संभावना आपका पैसा वापस आ जाएगा। और कभी किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से चीटिंग हो जाती है तो सबसे पहले अपने जो बैंक होता है उसको, अपने बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि जो पैसा आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया है तो बैंक उसको रिवर्ट भी कर सकता है। तो जितना टाइमली आप बैंक को, अगर मानिए 2 दिन के अंदर बैंक को बताए थे, तो बहुत हद तक संभावना होती है कि आपका पैसा रिवर्ट आ सकता है। अब आपको बैंक कह रहा है कि आप साइबर सेल जाइए, साइबर सेल की आपने कंप्लेंट कर दी, और कंप्लेंट के बाद अगर मानिए कंप्लेंट कीजिए तो बहुत हद तक संभावना कि कुछ सब 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने लगेंगे, लेकिन जो साइबर सेल है वो बहुत जल्दी अपराधी को पकड़ लेगी और आपका पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा। जी, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर ऋषिपाल जी लेना चाहूंगी, क्योंकि तमाम दर्शकों ने पैसों की समस्या का भी जिक्र किया कि उनके खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। आजकल इस कोरोना और लॉकडाउन के पीरियड का फायदा उठाते हुए कई ऐसी एप्स आई हैं मार्केट में जो लोन देने की बात करती हैं, और रिसेंटली अगर हम ध्यान दें तो कई आर्टिकल्स ऐसे आए जिसमें लोगों ने सुसाइड की है, ये आंकड़े उजागर हुए। हजारों की संख्या में लोगों ने मौत को गले लगाया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो इन फर्जी एप्स का शिकार हो गए थे। लंबे लंबे लोन उन्होंने ले लिए और उसे चुका पाने में वो असमर्थ थे, क्योंकि जो ब्याज थी वो बहुत ज्यादा होती चली जाती है। तो कैसे पता चले कि किसी तरह की फर्जी ऐप है जो आपको अपना शिकार बना रही है? देखिए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितनी भी ऐप होती हैं वो आरबीआई से गवर्न होती हैं जी। अगर आपको ये देखना है कि ये ऐप जो है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ये कानूनी रूप से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, तो आरबीआई के पोर्टल पे जाइए और उसको चेक कीजिए कि किसी बैंक से रिलेटेड या किसी जो नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूट है उससे रिलेटेड है या नहीं है। उसके बावजूद अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको लगातार कॉल कर रहा है या परेशान कर रहा है तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी कि पहले आप आरबीआई पे वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स लेके चेक कर सकते हैं। चलिए ऋषिपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कई ऐसे तरीके हमने आपको बताया दर्शकों आज जिससे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। आपको फोन कॉल्स आते हैं तो ध्यान रखिए कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किस तरीके की बात कर रहा है। स्पेशली अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और अपना कोई भी आपके फोन पे ओटीपी आता है, ये सब आप बिल्कुल भी शेयर ना करें। अगर आप इतना सा भी ध्यान रख लेंगे तो आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।